Assalamualaikum dear students, welcome to the BK Biology lectures। एक और लेक्चर के साथ वो है आइसोमर एंड एपिमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड, स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड, डिफरेंसेस ऑफ द रिंग एंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड। ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले दो वीडियो में। जिसने वो नहीं देखे लिंक में जाकर के वो दो वीडियोस एक बार देख ले ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। सो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोमर एंड एपिमर्स। सबसे पहले आइसोमर की तरफ आते हैं। आइसोमर होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स एक बात सुनो, आइसोमर कंपाउंड है वो केमिकल कंपाउंड जिसका, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट। आसान अल्फाज में, सो द कंपाउंड्स हैविंग द सेम फार्मूला, जिसका फार्मूला सेम है लेकिन बट द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, और एटम्स के अरेंजमेंट में फर्क है। एटम्स अरेंजमेंट डिफरेंट है और फार्मूला सेम है, सो इसको हम कहते हैं आइसोमर। अब आइसोमर कैसे होता है? अगर कोई कंपाउंड है जिसका फार्मूला सेम है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या असर होगा? सो सम टाइम उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, चाहे फिजिकल या केमिकल हो। सम टाइम ये भी हो सकता है कि दे मे हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कभी कभार उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो हम आते हैं इसको आइसोमर को समझने के लिए, हम एक बार आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर की तरफ। सो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वहां पर जो आइसोमर है वो इतनी डिटेल में नहीं है जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो हम इसको अपने कोर्स के हवाले से पढ़ते हैं। सो आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैगाम। स्टूडेंट्स एक बात मेरी सुनो, हमारे पास एक तासुर पाया जाता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ूं, जितना एक्स्ट्रा पढ़ूं तो मेरा एमडीकेट हो जाएगा। एमडीकेट स्मार्ट स्टडी है, वो ज्यादा पे नहीं होता है। सो अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर के आइसोमर में सेकेंड ईयर के आइसोमर्स पढ़ना शुरू कर दे तो ये कोई तुक नहीं बनती। आपने वो पढ़ना है जो आपके कोर्स के अंदर है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। सो अब हम आते हैं जरा टाइप्स ऑफ आइसोमर की तरफ। हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, या स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की तरफ। स्ट्रक्चरल आइसोमर में फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर है फंक्शनल आइसोमर। सो आइसोमर के बेसिक दो टाइप से, जो पहला टाइप है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो सब टाइप है जिसको हम पढ़ते हैं हमारे कोर्स के अंदर, इट विल बी नोन एज द फंक्शनल आइसोमर। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर और उसका टाइप है फंक्शनल। कभी चेन आइसोमर होता है, कभी पोजीशन आइसोमर होता है। सो हमारे कोर्स के अंदर है फंक्शनल आइसोमर। सो व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर? आइसोमर हम समझ गए, वो कंपाउंड है जिसका फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकेराइड में अगर फार्मूला सेम हो, फार्मूला सेम है लेकिन फर्क किस चीज में, फंक्शनल ग्रुप में फर्क हो, सच आइसोमर इज नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स हैं, कार्बन नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है। यहां पर कार्बन 2 के साथ कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है। सो इधर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्रक्टोज। सो इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस में पढ़ा था कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज है क्या चीज है। सो यहां पर जो कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल कार्बन है, दिस इज नोन एज द फ्रक्टोज। इसके अपोजिट साइड में जो दूसरा है वो भी मोनोसैकेराइड है। सो अगर हम इसको नंबर दिया जाए, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन यहां पर भी है और 6 कार्बन इधर भी है। लेकिन यहां पर जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 पर है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर फंक्शनल जो कार्बोनाइल कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बन नंबर 2 पर है, कीटोज फॉर्म है। और यहां पर जो कार्बोनाइल कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बन नंबर 1 पर है। सो अगर कार्बन नंबर 1 पर है, सो दिस इज द, ये जो शुगर हमारे पास मौजूद है, दिस वन इज द एल्डोज।
ये एल्डोज शुगर है। सो इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? जिसका फार्मूला सेम हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। सो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोनाइल कार्बन है, वो कार्बन नंबर 2 पर है, फ्रक्टोज है। यहां पर फंक्शनल जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 पर है। सो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। सो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। इन दोनों का फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। So the glucose and fructose are basically the functional isomers. अब आते हैं ऊपर की तरफ। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। And the second type of isomer is known as the stereoisomer. Stereoisomer के फिर टाइप्स होते हैं। एक डाई होता है और दूसरा है एनेंशियोमर्स। सो जो हमारे कोर्स में है वो है एनेंशियोमर्स। सो स्टीरियोइसोमर आर एनेंशियोमर। ये बेसिकली क्या चीज है? दिस इज द मिरर इमेज। मिरर इमेज है एक दूसरे के। जैसे यहां पर फॉर्मूला सेम था, फंक्शनल ग्रुप में फर्क था, लेकिन यहां पर क्या चीज है? द फंक्शनल ग्रुप में भी सेम, but the arrangement of atom in space around the chiral carbon are different. अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस आर अराउंड द कायरल कार्बन आर डिफरेंट। सो एक नया टर्म आया, दिस इज नोन एज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन उस कार्बन को कहता है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाता है। अगर चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लग जाए कार्बन की, सो इट विल बी नोन एज द कायरल कार्बन। अगर कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लग जाए, इट विल बी नोन एज द कायरल कार्बन। सो अगर किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द स्पेस आर कायरल कार्बन आर डिफरेंट, इट विल बी नोन एज द स्टीरियो आर एनेंशियोमर। आता है एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो हमारे पास एक ग्लूकोज कंपाउंड है, यहां पर भी ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो इन 6 में से अगर मैं देख लूं जो पहला कार्बन है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बोनाइल कार्बन है। सो ये भी एल्डोज ग्रुप है, ये इधर भी एल्डोज ग्रुप है। सो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। और पहले कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन है, पहला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि कायरल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 के 4 ग्रुप्स उसके इर्द गिर्द डिफरेंट होने चाहिए। सो यहां पर 3 ग्रुप है, चौथा है नहीं। लेकिन कार्बन नंबर 2 इज द कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन है। किस तरह? इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। सो कोई स्टूडेंट कहेगा कि यार इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये तो सेम हुआ। ये नहीं, उसके नीचे 4 कार्बन लगे, ऊपर 1 कार्बन है। फिर उसके बाद कार्बन 3 इज आल्सो द कायरल कार्बन, OH H 2 कार्बन और नीचे 3। कार्बन नंबर 4 भी कायरल है, OH H OH कार्बन कार्बन, यहां पर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। कार्बन नंबर 5 के साथ भी H और OH, ऊपर 4 कार्बन है, नीचे 1 है। सो 2 से लेकर के फ्रॉम 2 to 5, 2 से 5 तक जो कार्बन होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर स्पेशली, वो है कायरल कार्बन। सो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द स्पेस आर कायरल कार्बन आर डिफरेंट, सो इट विल बी नोन एज द स्टीरियोआइसोमर। सो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन है, यहां पर भी कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन है। सो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। लेकिन यहां पर जो OH है वो राइट साइड पर लगा है और यहां पर OH लेफ्ट साइड पर लगा है। सो लेट्स सपोज अगर इस ग्रीन लाइन को मैं एक मिरर समझ लूं, एक शीशा समझ लूं, दिस इज वन ऑफ द मिरर। आप एक शीशा लगा दे, इस शीशे में यहां पर OH है तो उसका अपोजिट में OH नजर आएगा, यहां पर H है उसके अपोजिट में H नजर आएगा। OH है कार्बन नंबर 4 पर, यहां पर भी कार्बन नंबर 4 OH नजर आ रहा है। इधर OH है कार्बन नंबर 5 पर, इधर भी कार्बन नंबर 5 पर OH है, यहां पर कार्बन नंबर 6 पर OH है, यहां पर भी कार्बन नंबर 6 पर OH है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज इसको कहते हैं। यहां पर कार्बन नंबर 2 पर OH राइट साइड पर है और H लेफ्ट साइड पर है, लेकिन यहां पर कार्बन नंबर 2 पर OH लेफ्ट साइड पर है और H राइट साइड। क्योंकि शीशे में जब भी आप देखते हो, शीशा जब भी आप देखते हो, अगर मैं मार्कर का जो हेड, जो ढक्कन का एरिया है, अगर ये ढक्कन का एरिया में लेट्स कंसिडर कि हमारे पास ये बोर्ड जो है ना वो एक मिरर है।
अगर बोर्ड को मैं एक मिरर समझ लूं, सो ये मार्कर का जो ढक्कन है, दिस इज द केप, ये मार्कर का केप है, ये एक मार्कर का केप है, और इस तरफ से ये जो बना हुआ है ये टोटली एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। सो अगर मैं यहां पे कंसिडर करिए बोर्ड एक मिरर है, अगर मैं मार्कर को यहां पे रख दूं, सो इसका जो केप है इस तरफ है, वहां से भी केप होगा, और बाकी जो बॉडी है इधर बॉडी, जो आखिर में जो बॉटम के ऊपर जो केप लगा हुआ है वो यहां एंड में आएगा। तो इसका मतलब होगा कि मिरर है, मुझे मिरर की क्वालिटी हो रही है, हर चीज आपको उल्टा दिखाएगा। यहां से मैंने केप मिरर की तरफ किया तो मिरर ने भी केप मेरी तरफ किया। तो यहां पर जो ग्लूकोज मौजूद है हमारे पास, जो ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, सो दोनों ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, दे आर द मिरर इमेज। अब दोनों में देखो, यहां पर OH लगा हुआ है राइट पे, इधर लगा है लेफ्ट पे, इधर H राइट पर है, सो इस ग्लूकोज में H लेफ्ट पर है। यहां पर OH कार्बन नंबर 4 पर OH इस तरफ है, सो मिरर इमेज में भी कार्बन नंबर 4 और OH नजर आ रहा है। कार्बन नंबर 5 पर OH है, यहां पर मिरर इमेज में कार्बन नंबर 5 नजर आ रहा है। कार्बन नंबर 6 पर OH है, यहां पर भी मिरर में कार्बन नंबर 6 पर OH इस तरफ नजर आ रहा है। सो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस, सो दीस टू आर नोन एज द स्टीरियोआइसोमर। आखिर है क्या, ये तो ग्लूकोज है, ये क्या है, ये भी ग्लूकोज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके OH राइट साइड पर लगे हो, सो इन द स्ट्रक्चर दिस इज द राइट साइड, दिस वन इज द लेफ्ट साइड, अगेन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। अगर OH राइट साइड पर लगे हो, स्पेशली याद रखो ये फिशर प्रोजेक्शन है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन, स्पेशली खासकर अगर हमारे पास कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 जो एंड का कार्बन होता है वो स्पेशली 5, यहां पर भी कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, अगर कार्बन नंबर 4 और 5 पर स्पेशली जो लास्ट कार्बन होता है वो ज्यादा कंसिडर किया जाता है मिरर इमेज में। अगर OH राइट साइड पर लगा है, सो इट विल बी नोन एज द डी ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट साइड पर लगा है, इट विल बी नोन एज द एल ग्लूकोज। सो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर बेसिकली द enantiomer as well as stereoisomer are the mirror image of each other. अब यहां पर देखते हैं डी ग्लूकोज क्या है। डी ग्लूकोज मेनली एनर्जी सोर्स है। डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज है जो मेनली एनर्जी सोर्स है। हमारे बॉडी के अंदर जो हम एनर्जी लेते हैं, जो हम इसको रिएक्शन रिस्पायरेशन में इसको तोड़ देते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं, वो डी ग्लूकोज होता है। एल ग्लूकोज में को हम कभी मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, रिस्पायरेशन में वो यूज नहीं होता क्योंकि वो एंजाइम हमारे पास नहीं है। डी ग्लूकोज एनर्जी सोर्स है। पोलराइज द लाइट क्लॉकवाइज आर द राइट साइड। अगर आप इसको रख दोगे, इससे लाइट पास करोगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सो उसमें यह होगा कि अगर यहां पर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, आप इससे लाइट पास करोगे। सो दो तरीके होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर वो लाइट को राइट की तरफ रिफ्लेक्ट कर दे, सो इट विल बी नोन एज द डी ग्लूकोज। ये राइट हैंडेड शुगर होते हैं। राइट हैंडेड क्यों है? क्योंकि ये लाइट को पोलराइज करेगा क्लॉकवाइज, ये राइट साइड की तरफ पोलराइज करेगा, इसको कहते हैं डी ग्लूकोज। डी लफ्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डी? डी लफ्ज का मतलब ये जो राइट साइड है, दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो डी ग्लूकोज मेन एनर्जी सोर्स है। ये पोलराइज करेगा लाइट को राइट साइड की तरफ, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इस वजह से इसको डी ग्लूकोज कहते हैं, राइट हैंडेड शुगर कहते हैं। OH एट द बॉटम, कार्बन नंबर 4, 5 आर एट द राइट साइड। अगर स्पेशली कार्बन नंबर 4 और 5 पर OH राइट साइड की तरफ हुआ तो इट विल बी नोन एज द डी ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इंडिकेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द डी ग्लूकोज के ऊपर जो OH है कार्बन नंबर 5 पर या 5th कायरल कार्बन पर OH किस तरफ मौजूद है, सो इट विल बी एट द राइट साइड। डी ग्लूकोज लाइट को किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा? पोलराइज द लाइट क्लॉकवाइज या एट द राइट साइड। डी ग्लूकोज को राइट हैंडेड शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लाइट को राइट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब अगर मैं देख लूं
यहां पर कार्बन नंबर 1 दोनों का सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज में? कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 कायरल कार्बन के ऊपर अरेंजमेंट अब एटम में डिफरेंट होता है। एक के राइट साइड पर OH लगे, दूसरे के लेफ्ट। जो राइट पर लगे डी ग्लूकोज है, जो लेफ्ट पर लगे तो एल ग्लूकोज है। अब हम आते हैं जरा एल ग्लूकोज की तरफ। द एल ग्लूकोज नॉट इन द नेचर यूज्ड बाय द डायबिटीज पेशेंट। नाउ एल ग्लूकोज बेसिकली ये सिंथेटिक ग्लूकोज है, जिसके OH कार्बन नंबर 4 कायरल कार्बन तो 2 भी है, कायरल 3 भी है, कार्बन 4 भी है, कार्बन 5 भी है। स्पेशली अगर एंड वाले जो कायरल कार्बन होते हैं 4 और 5, अगर उसके ऊपर OH लेफ्ट साइड पर मौजूद है, सो इट विल बी नोन एज द एल ग्लूकोज। ये नेचर में नहीं हमारे पास। और ये क्या करोगे, ये सिंथेटिक है। ये डायबिटीज पेशेंट किस तरह यूज करेगा? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जब हम खुराक को खा लेते हैं, खुराक खाने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है वो कौन सा ग्लूकोज हो रहा है? जरा मैं रफ इसके अंदर रजिस्टर नहीं बनाया। खुराक में से हम एब्जॉर्ब करते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एल ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस ग्लूकोज के साथ जो वाटर है वो भी इंटेस्टाइन के अंदर रह जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें पता है वाटर पोटेंशियल का या सैल्यूट पोटेंशियल का। सो यहां पर ग्लूकोज एज अ सैल्यूट है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। पानी बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता। सो टूवर्ड द बॉडी द वाटर नॉट एब्जॉर्ब, पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। पानी क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता? क्योंकि यहां पर सैल्यूट का मिकदार जो एल ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइन में ज्यादा है, क्योंकि वो बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता। जब एल ग्लूकोज बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता तो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो सारा पानी एल ग्लूकोज के साथ डायरिया की सूरत में बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, एजेशन हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी फिसिस के साथ डायरिया की सूरत में। सो एल ग्लूकोज हम देते हैं पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को। डायबिटीज पेशेंट को इसलिए देते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डी ग्लूकोज की तरह है, लेकिन बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं। क्योंकि हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के जो सेल चैप्टर है वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस पे मैंने एक लेक्चर दिया है, तो उस लिंक में जाकर के उसको पढ़ ले। स्टूडेंट, जो एल ग्लूकोज है नॉट इन द नेचर यूज्ड बाय द डायबिटीज पेशेंट, ये हम डायबिटीज पेशेंट को देते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे डी ग्लूकोज की तरह है। ये स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। डायबिटीज पेशेंट उसको खा लेगा, लेकिन ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। मैं आता हूं जरा इसके एब्जॉर्प्शन की तरफ। इसमें हम दो तरह के ग्लूकोज खाते हैं, एक डी ग्लूकोज है जो नेचर में, एक एल ग्लूकोज है जो नेचर में नहीं होता, ये सिंथेटिक होते हैं। डी ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी की तरफ, लेकिन जो एल ग्लूकोज है वो बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया, लिंक में जाकर के उसको एक बार जरूर देख ले। वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा। सो डी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए कैरियर प्रोटीन मौजूद है, लेकिन एल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए कैरियर प्रोटीन मौजूद नहीं है। इस वजह से बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता। पेशेंट खा तो लेता है, उसको टेस्ट, उसको मजा, उसको जो दिल करता है मीठा खाने को, वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन ये बॉडी का हिस्सा नहीं बनता, ब्लड में नहीं जाता। इस वजह से एल ग्लूकोज के जो कैरियर प्रोटीन होता है वो मौजूद हमारे इंटेस्टाइन में नहीं। सो जब हमारे इंटेस्टाइन में एल ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सो जो पानी है वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। क्योंकि इससे पहले पढ़ चुके हो, हमारे पास एक फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स के अंदर कुछ टॉपिक्स है, उसके अंदर है सैल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। सो यहां पर जब एल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता, सैल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है। जब सैल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसलिए पानी भी बॉडी की तरफ रीअब्जॉर्ब नहीं होता। सो जब एल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता तो सैल्यूट का मिकदार बढ़ जाता है, तो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। जब पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, ये पानी एल ग्लूकोज के साथ फिसिस के साथ डायरिया की फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए एल ग्लूकोज हमेशा डायरिया काज करेगा। सो यहां वापस आते हैं, एल ग्लूकोज नॉट इन द नेचर यूज्ड बाय द डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट सिर्फ टेस्ट के लिए खाता है क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डी ग्लूकोज की तरह है। पोलराइज्ड लाइक एंटी क्लॉकवाइज आर एट द लेफ्ट साइड। अब हम अगर एक कंटेनर के अंदर, एक ग्लास के अंदर ग्लूकोज डाल दे और इसे लाइट पास करे, लाइट पास करने के बाद ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ।
सो जो डी ग्लूकोज है वो राइट की तरफ, जो एल ग्लूकोज है वो लेफ्ट की तरफ। जब लेफ्ट की तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसको कहते हैं लियो रोटेटरी। लियो रोटेटरी का मतलब होगा कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इस वजह से इस शुगर को कहते हैं एल ग्लूकोज। लेफ्ट हैंडेड शुगर क्यों कहते हैं? लेफ्ट हैंडेड शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। लेफ्ट की तरफ क्योंकि इसकी जो OH है वो लेफ्ट साइड पर है। सो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो तब आपको केमिस्ट्री में एक चीज समझ आ जाएगी। OH at the bottom, कार्बन नंबर 4, 5 at the left side. एल ग्लूकोज में स्पेशली कार्बन नंबर 4 और 5, जो फोर्थ कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है, ये दोनों कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन पर OH लेफ्ट की तरफ हुआ तो इट विल बी नोन एज द एल ग्लूकोज। ये किसने पता? दैट इज द फिशर प्रोजेक्शन। वही फिशर प्रोजेक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हो। फिशर प्रोजेक्शन इसको कहते हैं कि स्ट्रेट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इट इज नोन एज द फिशर प्रोजेक्शन। जो हवर था वो रिंग स्ट्रक्चर था, तो इसको हम लोगों ने पहले रिंग और स्ट्रेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के अंदर थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है। The L glucose cause the diarrhea, not absorb. लेफ्ट हैंडेड शुगर क्यों डायरिया काज करेगा? इसलिए काज करेगा, यहां पर मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास दो ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब होता है, जो एल ग्लूकोज है वो बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता। जब बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये पानी को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। जब पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा सो ग्लूकोज और पानी दोनों डायरिया की सूरत में निकल जाएगा, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस द टोटल आइसोमर क्या है जिसका सेम फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, लेकिन टाइप्स ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है, बाकी अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम होता है। और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द कायरल कार्बन इज डिफरेंट। सो इसके अंदर अगर आ जाए कि द स्टीरियो आइसोमर are different from each other at the carbon number not 1 and 6, 1 और 6 के अलावा 2, 3, 4, 5 इस पर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर OH राइट साइड पर हुआ इट विल बी नोन एज द डी ग्लूकोज, अगर OH लेफ्ट साइड पर हुआ इट विल बी नोन एज द एल ग्लूकोज। स्पेशली कार्बन 4 और 5 पर डी ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो ग्लूकोज भी कहते हैं क्योंकि लाइट को राइट साइड की तरफ, और एल ग्लूकोज को लियो ग्लूकोज भी कहते हैं क्योंकि लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। ये बाई नेचर में होता है, ये हमारा मेन एनर्जी सोर्स है। ये लाइट को राइट साइड या क्लॉकवाइज इसको रिफ्लेक्ट करेगा। कार्बन नंबर 4 और 5 पर OH राइट साइड पर होता है। और एल ग्लूकोज में नेचर में नहीं है, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए सिंथेटिक है, उसको सिर्फ टेस्ट के लिए दिया जाता है। ये पोलराइज करेगा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड की तरफ, और उसके ऊपर जो OH है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है, इस वजह से इसको लेफ्ट हैंडेड शुगर कहते हैं। और ये डायरिया काज करेगा। डायरिया क्यों काज करेगा? क्योंकि जो डी ग्लूकोज है वो बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एल ग्लूकोज है उसकी कैरियर प्रोटीन नहीं कैरियर एब्जॉर्ब हो जाए, सो पानी और ये दोनों बॉडी से डायरिया की सूरत में निकल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमर। अब टुडे स्टूडेंट्स पहले हम लोगों ने जिक्र किया था किस चीज का? आइसोमर का। अब हम बात करते हैं किस चीज का? एपिमर्स। एपिमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड। एपिमर्स का डेफिनेशन क्या है? एपिमर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हैविंग द सेम फार्मूला, जिसका फार्मूला सेम हो, एंड फंक्शनल ग्रुप जिसका फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम हो। जैसे यहां पर सबका जो फार्मूला है वो क्या चीज है? ये जितने भी कंपाउंड्स बोर्ड पे नजर आ रहे हैं सबका फार्मूला सेम है, C6H12O6, सबका फार्मूला सेम है, और फंक्शनल ग्रुप भी सबका सेम है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सिंगल कायरल कार्बन। ये तीन बातें बड़ी अहम है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, फार्मूला भी सेम हो, लेकिन कायरल कार्बन के इर्द गिर्द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो। अब इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं एग्जांपल क्या चीज है। अगर यहां पर जो ग्रुप है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, सबका फार्मूला सेम है। और जो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर भी कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1 पर है, कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1 पर, यहां पर भी नंबर 1 पर पड़ा हुआ है, यहां पर भी नंबर 1 पर पड़ा हुआ है, तो सबके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। सो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 के 6 कार्बन के ऊपर उनमें से जो पहला और आखिरी है वो कायरल नहीं है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर सारे कायरल कार्बन पर OH एक तरफ पर लगाओ, राइट साइड पर लगाओ, सो दिस शुगर इज नोन एज द एलोज। इसको नाम देते हैं एलोज। इसके बाद कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6
उसी तरह कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे कायरल कार्बन है, सॉरी 6 नहीं 5 तक। कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 ये कायरल कार्बन है। अगर सेकेंड कायरल कार्बन पर शिफ्टिंग हो जाए, एक कायरल कार्बन पर शिफ्टिंग हो जाए, सो यहां पर OH लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए और H राइट साइड की तरफ जाए, सो दिस शुगर इज नोन एज द मेनोज। इस शुगर को नाम देते हैं मेनोज। सो मेनोज एंड एलोज दे बोथ आर द एपीमर्स, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। और मेनोज वो शुगर है जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। इसके बाद उसी तरह कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है। इनमें से 1 और 6 कायरल नहीं है, 2, 3, 4, 5 ये कायरल है। अगर सेकेंड कायरल पर शिफ्टिंग हुआ तो मेनोज है। अगर थर्ड कायरल कार्बन पर H और OH की शिफ्टिंग हो जाए, सो दिस विल बी नोन एज द ग्लूकोज। सो इसका मतलब हुआ ग्लूकोज एंड मेनोज बोथ आर द एपीमर्स, बोथ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है, मेनोज में 2 कार्बन पर शिफ्टिंग चेंज है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर कायरल 3 पर H और OH की शिफ्टिंग चेंज। सो यहां पर देखा जाए अगेन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है। इसमें भी कार्बन नंबर 1 और 6 कायरल नहीं है, 2, 3, 4, 5 ये कायरल कार्बन है। ग्लूकोज में चूंकि कायरल कार्बन नंबर 3 पर शिफ्टिंग चेंज था, अगर उसके साथ कार्बन नंबर 4 पर भी OH और H की शिफ्टिंग राइट साइड से लेफ्ट पर हो जाए, सो दिस विल बी नोन एज द गैलेक्टोज। दिस विल इज नोन एज द गैलेक्टोज, इसको नाम देते हैं गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज हुआ। सो एलोज, मेनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज दे ऑल आर द एपीमर्स। सबके सबका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज में? अरेंजमेंट ऑफ द एटम अराउंड द सिंगल कायरल कार्बन। अगर आज ये क्वेश्चन के एलोज में सारे के सारे राइट साइड पर OH लगे हुए हैं, अगर शिफ्टिंग हो जाए OH का कार्बन नंबर 2 पर, इट विल बी नोन एज द मेनोज। अगर कार्बन नंबर 3 पर OH की शिफ्टिंग हो जाए, इट विल बी नोन एज द ग्लूकोज। अगर कायरल कार्बन नंबर 3 एंड 4 पर शिफ्टिंग हो जाए, इट विल बी नोन एज द गैलेक्टोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमर एंड एपीमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड। इसी तरह जो L ग्लूकोज और D ग्लूकोज है, उसमें भी सारे कायरल कार्बन पर शिफ्टिंग हुई है, वो भी अ टाइप ऑफ एपीमर्स है, L और D ग्लूकोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। अगर आपको समझ आया है और आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला और भी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।